Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी इस एग्जाम में हमारा टारगेट है कि 230 प्लस हमने स्कोर लेके आने हैं. वाई? क्योंकि हमारे जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, इवन नेट की भी, है ना. सो लास्ट जो हमने परसेंटाइल्स में रिजल्ट आए थे उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई थी टू 10 के अराउंड गई थी. सो ऑब्वियसली इस बार हमारा जो एग्जाम है एक ही शिफ्ट है, परसेंटाइल में तो रिजल्ट नहीं आएगा. सो एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड के साथ साथ और हमें अपने इस कट ऑफ को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो 230 प्लस अगर हम टारगेट रखेंगे तो ही हम उस कट ऑफ को अचीव कर पाएंगे. सो उसके लिए बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस एग्जाम में अगर आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हैं तो काफी हद तक हम उस स्कोर को अचीव कर पाएंगे. ठीक है जी. सो सबसे पहला काम जी आपको ये करना है कि अभी हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि क्वेश्चन मार्क में है कि क्या अब हम इस एग्जाम को क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना. पहली चीज आप ये सोचना बंद कर दो, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम. और इसके लिए आपने इतनी हार्ड वर्क करी है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे, ये सोच के आपने जाना है. ओके. दूसरी चीज, एग्जाम से पहले आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. कभी कभी आपको कि मैं सारे आईडी प्रूफ्स ये सब कुछ लेके जा रही हूँ नहीं, एग्जाम के बाद आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर जाना है, यहाँ नहीं, ये क्या काम करना है, क्या नहीं करना है. माइंड में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं. क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो कैसे होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस माइंड में चल रहे होते हैं. बट इन द एंड आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर 3 घंटे के लिए थोड़ा सा साइड पे कर देना है एंड फोकस करना है कि जो आपने पीछे जितना टाइम आपने पीवाईक्यूज के ऊपर लगाया है, जितना टाइम आपने रिवीजन के ऊपर लगाया है, आपने वो करना है. ठीक है जी. अब आते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप एक 3 घंटे एग्जाम में बैठेंगे, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है. ओके. हमने जो 230 का टारगेट रखते हैं, सो सबसे स्कोरिंग यूनिट क्या होता है, पेपर 1 होता है. उसमें हमने ऑन एन एवरेज 1 hour 60 minutes रखते हैं. बट आप 50 to 55 मिनट सोचोगे तो हम 60 मिनट्स में उसको कर पाते हैं. ठीक है जी. आपके जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, हायर एजुकेशन आईसीटी है, ये आपका क्रिटिकल पार्ट आ जाता है. बट डीआईएल लॉजिकल इतने स्कोरिंग होते हैं कि जिसमें आपको ध्यान से टिक मार्क करने की जरूरत होती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको पहला क्वेश्चन लगा कि यार ये नहीं आता और आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं और आप फर्स्ट के बारे में सोच रही हैं, ये आपकी टेक्निक नहीं अपनानी है. वाई? क्योंकि अगर हमने पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है या पहला क्वेश्चन आपको लगता है कि यार मुझे याद नहीं आ रहा इसका फॉर्मूला क्या था, आप उसके चक्कर में ना बाकी क्वेश्चन सफर कर लेते हैं, जिसके कारण आपका क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाते हैं. अगर वो क्वेश्चन नहीं आता, राइट, तो छोड़ दो वहीं पे, सेकंड पे स्विच हो जाओ, उसको थोड़े टाइम के बाद आके कर लो. ओके. द थिंग इज कि आप अगर उसी क्वेश्चन को लेके बैठते रहेंगे टिल 3 आवर्स तक तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. सो कोशिश करो कि आपके जो स्कोरिंग यूनिट्स होते हैं उनको अच्छे से करके खत्म करो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स है डायरेक्ट, या तो आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट निकल आएगा, फॉर्मूला नहीं आता तो नहीं आएगा, एजुकेटर गेस लगा के काम खत्म करो. अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है कि पता नहीं स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, तो उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करो, बाद में क्वेश्चंस कर लो. ठीक है ना. और पेपर 2 के लिए जो रिमेनिंग आपने टाइम देना है वो इतना आप टाइम रखेंगे, हम टारगेट जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही हमें लगता है. ओके. और इसमें हमने 160 प्लस का टारगेट रखना है. कोशिश करो कि हमने 200 में से अगर हम 160 प्लस लेके आएंगे तो ही हम अपनी कट ऑफ को क्लियर कर पाते, क्योंकि ये सेफेस्ट जोन है 230 का टारगेट हमारा. अगर हम 200 सोचते हैं तो हमें 180 आते हैं, 230 सोचेंगे तो 20 आते हैं, 210 आते हैं, फिर भी हम उस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं. ओके. अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चंस करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें ध्यान में रखने की, क्या आपने
इन टॉपिक्स को जरा रिकॉल कर लिया है कि आपके ये वाले ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड्स में लगातार देखे जाते हैं, और ये ऐसे हैं क्वेश्चंस कि हर टॉपिक में आपको इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा निकल के आएगा कि पेपर में आपको जरूर देखेगा। भले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफएस, डेप्रिसिएशन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो, बिजनेस फाइनेंस में कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल रेशियोज क्यों ना हो, प्रोडक्ट मिक्स, स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर बिहेवियर, ये टॉपिक्स अभी आप बैठ के जस्ट रिकॉल कर लो, क्या मैंने ये सारे टॉपिक्स को एक बार देख लिया है या नहीं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है ना। अब आपने, कल आपका एग्जाम है, तो कौन सी टेक्निक आपने अपनानी है? सबसे पहले जी, आपकी ये टेक्निक होनी चाहिए कि मार्किंग स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए है। आपके पास अगर 4 ऑप्शंस हैं, कोशिश करो कि माइंड में अगर आपके ए चल रहा है कि आप बी पे टिक कर रहे हैं, उसको दोबारा क्रॉस चेक कर लो। कोशिश करो कि साथ साथ क्रॉस चेक करते जाओ कि मैंने सोचा ई था तो मैंने ई पे टिक करा है, मैंने सोचा ए था तो क्या मैंने ए पे टिक करा है। क्वेश्चन नहीं आता, एजुकेटेड गेस लगाओ, जितना हो सके अपनी मर्जी से कि चलो ए लगा देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है जी। हमारी एक्यूरेसी का एम, हम 100% एक्यूरेसी भी मैं नहीं कहती कि अच्छा 100% एक्यूरेसी मेंटेन करो, कोशिश करो कि 85 to 90% एक्यूरेसी हम अचीव करें। थोड़ा एजुकेटेड गेस हमने लगाना है, ओके। अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलो। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथ में, ये नहीं कहती कि आपको लगता है कि है न्यूमेरिकल्स वीक है, मैं कहती हूँ कि बस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। न्यूमेरिकल बहुत स्कोरिंग है एज कंपेयर टू थ्योरी। थ्योरी में फिर भी आप थोड़ा क्वेश्चन रीडिंग गलत कर दोगे, आप थोड़ा सा नॉट, इनकरेक्ट, ओनली को नहीं देख पाओगे। प्रैक्टिकल में एक फॉर्मूला अप्लाई करने में डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। बिजनेस फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये हाई वेटेज क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करो कि इनको आपने साथ के साथ करके खत्म करना है। अपने रिव्यू के लिए कि कोई ना बाद में देखूंगा, अवॉइड करना इस चीज को, ओके। कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस कर लेते हैं, या ठीक है जी, पेपर 2 के लास्ट के 20 क्वेश्चंस टाइम के कारण रह पाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि लास्ट के 5 मिनट ना फटाफट चाहे टिक मार्क कराओ, बट आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। ये सारी चीजें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने अगर प्रॉपर स्टार्टिंग से टाइम एलोकेट करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप टाइम एलोकेट भी नहीं कर रहे प्रॉपर से, आपने कोई टॉपिक को रिव्यू के लिए इतने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरा आपको यही ओवरऑल सजेशन रहेगा कि आप साथ साथ करते जाओ। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन, आपको लगता है, गट फीलिंग है कि क्वेश्चन आता है बट अटक रहा है, छोड़ दो उसको। बाकी क्वेश्चन काम करके खत्म करो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं आती। तो उसको कटिंग कंसेप्ट, एजुकेटेड गेस लगा के काम खत्म करो, ठीक है जी। क्लियर होगी बच्चे बात। अब देखो क्वेश्चन में ना, एक्चुअली पेपर में क्या होता है, एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड बना के दिए होते हैं। जैसे कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, ओके। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को मैं चेंज करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, है क्रॉस इलास्टिसिटी का ही क्वेश्चन। अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी कंसेप्ट पता है, वो एग्जामिनर उसको डायरेक्ट पूछ रहा है या उसको घुमाकर आपसे पूछ रहा है। कोशिश करो कि अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी आ गया, माइंड में कंसेप्ट बना लो कि क्रॉस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूटेड गुड्स थे, ठीक है जी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। माइंड में अगर आपकी इमेज बन जाती है, तो क्वेश्चन रीड करते टाइम ही आपके आंसर अपने आप बनना शुरू हो जाता है। और याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना उसको इजी होगा सॉल्व करना, और जितना डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उतना वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट, जैसे आपने बाइनरी सुना है, यस और नो, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि यार यस करूं या नो करूं। तो आप एक डाइसी सिचुएशन में आ जाते हैं जितना छोटा क्वेश्चन होगा। हाँ, बट जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है, और उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ते हैं। तो जितना बड़ा क्वेश्चन, घबराना नहीं है। कंसेप्ट वही है क्रॉस इलास्टिसिटी का, पूछने का तरीका अलग अलग है। अब इसमें पूछ रहे हैं ओनली एप्लीकेबल टू रिलेटेड गुड्स,
अब वही बात है जी, जहां पर वर्ड ओनली आ जाए, जहां पर वर्ड इनवेरेबली आ जाए, जहां पर वर्ड आपका ऑलवेज आ जाए, जहां पर आपको नेवर वर्ड दिख जाए, ट्रू दिख जाए, फॉल्स, इनकरेक्ट, उनको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। अब ये देखो डेफिनेशन गिवन करी गई है, इट इज एप्लीकेबल, किस गुड्स में एप्लीकेबल होता है, इनकी कौन सी गुड में पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, है वही चीज ना, बस लेंथी क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज करा जाता है। ओके, इसी तरह जब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं, वही चीज है, स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं। इसमें भी देखो क्रॉस इलास्टिसिटी का तरीका क्या है, कंसेप्ट वही है, उनको वेज अलग अलग होते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि उन्होंने किस सेंस में वो क्वेश्चन पूछा है। अपने माइंड को स्टिक मत करके रखना कि मैं तो यही था, मैं यही वर्ड मिला तो आंसर करना है। वो आपको उसके सिनोनिमस देता है, उनके एग्जैक्ट मीनिंग आपको वो नहीं देगा। आपको पता है कि यू नो वेरी वेल इन द इंग्लिश हम उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। आपने जो वर्ड पढ़ा है, आपने जो एग्जाम्पल पढ़ी है, जरूरी नहीं कि वही स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में मिले, जरूरी नहीं कि वो सेम वर्ड आपको क्वेश्चन में मिले, आपको उसके सिनोनिमस मिल सकते हैं। इन द एंड आपने उस क्वेश्चन में उनकी मीनिंग को इंटरप्रेट करना है कि जो मीनिंग मैंने समझा है, क्या वही मीनिंग इसमें है या नहीं है। ओके, ठीक है जी। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सो बाकी मेरा आपको बस यही एक सजेशन रहेगा, वो सजेशन बस इतना सा रहेगा, वो क्या है जी, कि आपने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश करो कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर अपना कटिंग कंसेप्ट आपने जरूर लगाना है। ठीक है जी, आपको जितना हो सके कटिंग कंसेप्ट लगाओ। एंड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एजुकेटेड गेस लगा के खत्म करो। और हमें एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को मेंटेन करना है। क्वेश्चन टिक मार्क करते टाइम क्रॉस चेक जरूर करो कि सही टिक कर रही हूं। कटिंग कंसेप्ट लगाया है, आंसर बी बना है, फिर भी क्रॉस चेक कर लो कि बी वाले सारे एलिमेंट्स क्वेश्चन के रिलेटेड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है, अपने गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन को जो आप रिव्यू मार्क करने के लिए छोड़ देते हैं, मैं कहती हूँ उसको थोड़ा अवॉइड करना। अगर आप रिव्यू के लिए कर भी रहे हैं तो अपने पास जो पेज आपके पास होगा पेपर, उस पे आप मेंशन कर देना कि ये क्वेश्चन नंबर है जो मैं रिव्यू के लिए कर रहा हूँ, ताकि जाने से पहले आप फटाफट से कर लो। ठीक है ना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा टाइम आपको स्क्रॉलिंग पे लगने वाला है, तो कोशिश करो कि स्क्रॉलिंग भी ध्यान से देख के करें। एक ही बार में क्वेश्चन रीडिंग करोगे, स्क्रॉलिंग बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेसिफिकली जब आपने पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पैसेज में एक ही पैसेज को अच्छे से ध्यान से रीड करना एक ही लुक में, और उसको बार बार क्वेश्चन पैसेज नहीं करना है। पैसेज का पैटर्न क्या होता है कि पहले इंट्रो, मेन, देन कंक्लूजन देता है, और उसके अंदर जो ईयर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, साथ साथ फटाफट से ना रफ पेपर पे नोट डाउन कर लो, साथ साथ रीड करते जाओ, साथ साथ रफली नोट डाउन करते जाओ। आपको कौन सा किसी ने राइटिंग आपकी चेक करनी है ना, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना आपको पॉइंट याद रहेगा कि अच्छा हाँ मैंने अभी लिखा था, इसका आंसर ये हो सकता है, या आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मैंने लाइन पढ़ी थी, तो आप उसी लाइन पे जाके चेक कर सकते हो आंसर को, है ना, बार बार पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय। एंड प्लीज गाइस, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है। और सबसे बड़ी बात, सुबह ही अपना ये नहीं सोचना कि सारे पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ के जाऊं। आपकी प्रिपरेशन अब अच्छे से हो गई है, जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं बस उसको बार बार देख लो कि ये सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए हैं। जो आपने लिस्ट बनाई हुई है फॉर्मूलाज की, ईयर्स की, उसको बस चेक कर लो। कुछ नई चीजें अब इस लास्ट मोमेंट पे मत करना, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना एग्जाम को देने जाना है। ओके, सो क्वेश्चन के तरीके वही, कंसेप्ट वही है, वे अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसको देख के आपने घबराना नहीं है। तो ये एक सिंपलेस्ट वर्जन था, ये थोड़ा सा लेंथी वर्जन था, ये थोड़ा सा मीडियम वर्जन था। एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ये क्रिएट करे गए हैं।
ओके जी, क्लियर होगी बच्चे बात, राइट? अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है विच टाइप ऑफ द इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स है विच टाइप ऑफ द इलास्टिसिटी, ये सिंपल है। इसी को मैं स्टेटमेंट में दे सकती हूँ, तो वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है ना? सो इसको आपने ध्यान से सॉल्व करके आना है, ओके? बाकी जी हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एंड सबसे पहला जो हमारा बैच का क्लास है वो मंडे को रहेगा। तो जो इस कोर्स के लिए इनरोल कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, और इसके लिए आप कोड लगा सकते हैं ये वाला कॉनिका फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ठीक है जी? फर्दर यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है आप प्लीज मेरे से क्लियर करिए, एंड मोटिवेटेड होके जाना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपकी फुल तैयारी है, बस थोड़ा स्ट्रेस को अवॉइड करो, एंड अपना जितना अपना रिवीजन के ऊपर फोकस करो, एंड रिवीजन के साथ साथ कोशिश करो कि आपके जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं बस उसको रिवाइज करो। पूरी की पूरी बुक रिवाइज अभी आपने नहीं करनी है, क्योंकि आपका पास टाइम कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ट्रेवल भी कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट उनके सेंटर्स आए हैं, तो इसलिए ट्रैवलिंग भी आपके साथ है, थोड़ा प्रेशर भी है आपके पास। सो कोशिश करो कि आप शॉर्ट रिवीजन करो। अगर आपको लगता है कि फुल कॉन्फिडेंट है कि रिवीजन हो गई है, सब कुछ है, देन कुछ नया आपने नहीं करना है इस मोमेंट पे, ठीक है जी? सो दिस इज द होल अबाउट टुडेज सेशन। बाकी जी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल एग्जाम एनालिसिस में। 1 बजे एग्जाम एनालिसिस होगा। लेट्स सी किस तरह का क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह का लेवल रहेगा, ठीक है जी? So all the very best guys, be positive, think positive and do positive.